हेलो दोस्त। आज सवालों का भरमार, जिसमें हम अभी से लेके रिजल्ट आने तक की सारे प्रश्नों को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है किसी की सहमति किसी की असहमति हो, लेकिन हम टेक्निकली जो रेलवे का रूल करता है उसके बारे में बात करेंगे। पोस्ट प्रायोरिटी चेंज करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, रेलवे में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन नोटिफिकेशन के अनुसार नहीं मिलेगा। मैं एक लाइन में बता दूं, इसको ख़त्म यहीं करते हैं। नहीं मिलेगा, लेकिन रेलवे में ऐसा है कि जब उसकी ऑफिशियल अप्रूवल होती है तो मिल भी सकता है, लेकिन ये जनरली बहुत कम चांस है। तो इसको मैं बोल के आपको कह दूं कि पोस्ट प्रायोरिटी चेंज करने का मौका मिलेगा, तो ये गलत बातें जाएगी। CBT 2 में 5 परीक्षा होगा, किसको देना चाहिए? साइको फेल होने पे अदर पोस्ट मिलेगा क्या? फर्स्ट प्रायोरिटी वाला मेडिकल पोस्ट हो गया तो सेकंड वाला मिलेगा क्या, या थर्ड वाला मिलेगा क्या? टाइपिंग टेस्ट फेल हो गया, अदर पोस्ट मिलेगा क्या? DB में मेन कैंडिडेट को जॉब से कभी बाहर किया गया है क्या? ये किस लिए? क्योंकि हम कहेंगे कि लास्ट वाले प्रश्न को जोड़ेंगे कि मेडिकल एग्जामिनेशन में सिलेक्शन कैसे होगा। तो ये अगर छठे प्रश्न का उत्तर पाँचवें सातवें का पाँचवें से, छठे का पाँचवें से, सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ की अलग अलग बातें हैं। यानी पोस्ट प्रायोरिटी चेंज इसलिए लोग करना चाहते हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम है। साइको टेस्ट का डर ये है कि उन्होंने पोस्ट प्रायोरिटी अलग अलग सेलेक्ट किया है। टाइपिंग टेस्ट फेल होने का भी वही साइको टेस्ट वाला कंसेप्ट है। यानी ये सारा देखेंगे तो एक एक करके बात करेंगे। तो किसी वैकेंसी को समझने के लिए अभी का प्रोसेस समझान लेते हैं, और ये मोटा मोटी प्रोसेस है। इसके बीच में स्मॉल स्टेप चलते रहेंगे, हम बड़े बड़े बात करते हैं। CBT 1 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका CBT 2 का एग्ज़ाम होगा, फिर CBT 2 का रिजल्ट आएगा। CBT 2 के रिजल्ट के बाद साइको और अब टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा लोगों को। फिर CBT 3 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेडिकल और एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो क्या हर पोस्ट पे एक व्यक्ति और 50% स्टेट बाई होगा मेडिकल एग्जामिनेशन में? अब यहीं से वीडियो का हम शुरुआत करते हैं कि अगर हर पोस्ट पे एक व्यक्ति, जिसको हम बोलते हैं मेन लिस्ट, आप भी जानते होंगे, जो क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे उनको मेन लिस्ट में रखा जाएगा। बाकी उनसे नीचे वाले कुछ होंगे आसपास में, जिन्होंने आगे नहीं बढ़ पाए मेन लिस्ट में, उनको वेटिंग लिस्ट में लिया जाएगा। और वेटिंग लिस्ट को कैंडिडेट को मेन लिस्ट में कब लाया जाएगा? जब मेन लिस्ट में कुछ ना कुछ वैकेंसी खाली रह जाएगी। किसके कारण से? मेडिकल एग्जामिनेशन से, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से। कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है, कोई कैंडिडेट कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई कैंडिडेट और कोई अलग अलग कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, बायोमेट्रिक मिसमैच है या आपकी कोई और इशू है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? स्टैंड बाई से मेन में जाएगा। लेकिन मैं अगर आपसे ही पूछूं या मुझसे ही पूछ लो कि मैं रेलवे लाइफ हूं और मैं मेन कैंडिडेट के रूप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में गया हूं, समझिएगा बात को, और मुझे कह दे रेलवे कि मैं आपको जॉब नहीं दूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? जब मेन में मैं क्वालिफाई किया हूं, तो आप कहिएगा कि नहीं, हर कैंडिडेट का अधिकार है, उसने मेन में गया तो उसको बाहर क्यों करेगा? अगर बाहर नहीं करेगा तो फिर साइको मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई अगर फेल होता है फर्स्ट प्रायोरिटी में, तो उसको सेकंड प्रायोरिटी देगा क्या? तो आप कहिएगा देना चाहिए। तो मैं कहूं कि अगर फर्स्ट वाले को सेकंड में नहीं देगा, तो जो हर पोस्ट में जो कैंडिडेट रिजल्ट में गया है मेन में, उसको कैसे हटा सकता है, ये बता दीजिए। यानी एक जितनी पोस्ट है उतना ही लोग तो मेन में गए हैं, और एक कैंडिडेट नहीं, हजारों कैंडिडेट मेडिकल एग्जामिनेशन या कई और चीज़ों में फेल होंगे, तो क्या हजारों कैंडिडेट को मेन लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा? तो आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जब बाहर ही नहीं किया जाएगा तो रेलवे क्या पोस्ट वैकेंसी बढ़ा देगा? नहीं बढ़ाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप किसी न किसी कारण से आपकी प्रॉब्लम रहती है, तो आपका चांस बहुत कम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब 1-8% अपवाद को हम नहीं मानते हैं कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन आपकी चांस यहाँ पे बहुत कम और दी इंड की तरफ रहेगा। मेरे तरफ से तो यही है। तो आपका कौन सा जवाब का सवाल का जवाब मिल गया होगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी में मेडिकल टेस्ट फेल हो गए तो सेकंड पोस्ट मिलेगा क्या?
यानी सेकंड पोस्ट मिलने के लिए ऐसा होता कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी कुछ प्रोसेस होती तब तो एक चांस बनता था, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितनी पोस्ट है उतनी कैंडिडेट को लिया गया है और उनको बताया गया है कि तुम्हें जॉब दे रहे हैं, तो उसे बाहर कैसे कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेडिकल फेल होने के बाद आपको कोशिश करनी चाहिए हमेशा कि मेडिकल फेल ना हो के फर्स्ट प्रायोरिटी की मेडिकल फेस करें। तो फर्स्ट आप कहेंगे कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी के मेडिकल फेल हो कैसे नहीं करे, अब तो पोस्ट प्रायोरिटी करने का मौका आपने बोल ही दिया, नहीं मिल रहा है जनरल केस में, तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन बचा है? तो मैं बोलूँगा प्रश्न नंबर 2 CBT 2 के 5 परीक्षा देना है, इसमें अपने पोस्ट प्रायोरिटी को बदल लीजिए। तो उसके लिए भी हमने कुछ आपको बताने की कोशिश किया हूँ, हालांकि पहले भी बताया हूँ, लेकिन लोग समझते कम हैं थोड़ा सा, उन्हें थंबनेल और कुछ लोग हंसी की बात आ रही है मुझे कि कुछ लोग थंबनेल देख के यूट्यूब पे गुटखा थूकने आते हैं, गुटखा खा लेते हैं और चैनल पे थूक के चले जाते हैं। कहने का मतलब मैं सीधी भाषा में बोलूँ तो केवल गलत कमेंट करने आते हैं, तो उन्हें नहीं पता वीडियो में क्या बोला गया है, क्या है इसकी प्रायोरिटी, उसमें उन्हें कोई नहीं मतलब इंटरेस्ट है, उनको इंटरेस्ट है अपना कमेंट करे निकल लिए, जवाब आया तो अच्छी बात है, और जवाब वही देगा जो समझेगा सच्चाई को, जिसे लगेगा कि ये हमें व्यू बढ़ा रहा है तो क्यों जवाब देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पोस्ट प्रायोरिटी में आपको चेंज करने का ये मौका है कि CBT 2 में 5 एग्जाम होगा। सबकी मेडिकल स्टैंडर्ड अलग है और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी सबकी अलग है। तो आपको देखिए, आपको डॉक्टर के पास जाने से किसी ने मना नहीं किया है। आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है आपको पता है, कोई छुपा हुआ तो है नहीं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है आपको पता है, तो यहाँ क्यों नहीं स्विच कर लेते अपनी पोस्ट प्रायोरिटी को। आपकी 5 एग्ज़ाम है, आपको लगता है कि मैं यहाँ पे कहाँ पे, मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, थोड़ा ग्रेजुएट हूँ, मेरा क्वालिफिकेशन है, और यहाँ पे हमारे पास जो पोस्ट है कहाँ पे गया, हाँ 13 नंबर पे असिस्टेंट मास्टर की है, और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे हाईएस्ट है, A2 है। मैं ये क्वालिफाई नहीं कर सकता, तो आप एडजस्ट कर लीजिए। कमर्शियल अप्रेंटिस की अच्छा कटअप जाती है, इसको एडजस्ट कर लीजिए, इसकी कटअप क्लियर करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अब यहाँ ध्यान रहेगा कि आपकी पोस्ट प्रायोरिटी ये नहीं होगी, तब क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक स्विच करना पड़ेगा, 6 नंबर नहीं जाके आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा 5 नंबर से। गुडगार्ड्स में इसका मेडिकल स्टैंडर्ड उससे बिलो है या आसपास से, या और जो पोस्टें हैं उसकी जिसकी मेडिकल स्टैंडर्ड कम है उस पर स्विच कर ले। उसी तरह आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 है, आपको प्रॉब्लम लग रहा है कि मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन उस लायक नहीं है, तो आप वैसे पोस्टों को एग्ज़ाम दीजिए जिसमें आपको ऑप्शन मिल जाए कि मेडिकल स्टैंडर्ड लोअर हो, अपनी मेडिकल में फिस्ट हो। तीसरी, अगर आपकी क्वेश्चन एक और थी, उसी की भी बात कर लेते हैं यहीं पे, कि आपकी क्या थी, टाइपिंग एग्जामिनेशन में फेल हो गया तो हमें आगे का क्या प्रोसेस होगा, मुझे मिलेगा कि नहीं आगे का पोस्ट। तो मैं कहता हूं कि टाइपिंग स्किल टेस्ट और साइको टेस्ट दोनों को ले लेते हैं। यहाँ पे साइको टेस्ट में हम फेल हो जाएंगे और पोस्ट और टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। तो मैं इसमें आपको फिर से वहीं ले चलूँगा जहाँ पे रिजल्ट की प्रोसेस है। रिजल्ट की प्रोसेस ये है कि आपकी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेकंड स्टेज का रिजल्ट आएगा, उसके बाद साइको टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट जो जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है वो होगा। SM के लिए साइको टेस्ट और ट्रैफिक अप्रेंटिस के लिए साइको टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट बहुत जितने भी क्लर्कियल पोस्ट है उनमें से मैक्सिमम का, सबका नहीं कर सकते, ये टाइपिंग टेस्ट होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये टाइपिंग टेस्ट और साइको टेस्ट का रिजल्ट CBT 3 के रिजल्ट से अलग रहता है। यानी पहले पता हो जाता है इसका कि साइको टेस्ट में पास कौन और टाइपिंग टेस्ट में कौन पास हो गया। हालांकि रेलवे कई बार वेबसाइट में बाद में देता है, लेकिन रिजल्ट 3 में प्रिपरेशन उसी अनुसार से किया जाता है कि जो साइको टेस्ट में फेल हो गया, टाइपिंग टेस्ट में फेल हो गया, उसकी अदर ऑप्शन की बात करता है। अदर ऑप्शन में आपकी पोस्ट प्रायोरिटी देखा जाएगा, क्योंकि जब रिजल्ट बनती है तब तक ये साइको टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट रेलवे के पास अवेलेबल रहता है। तो उस हिसाब से क्या करता है कि अगर कोई कैंडिडेट अगर नहीं पास हुआ, किसी कारण से फेल हो गया, उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट आपकी CBT 3 के रिजल्ट में कंसीडर कर लेंगे। मैंने बोला है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद कोई
पोस्ट से किसी व्यक्ति को नहीं हटाता है, लेकिन साइको टेस्ट के बाद आपको रिजल्ट में कंसीडर किया जाएगा। तो ये सवाल तो आपके लिए पॉजिटिव है। आपने साइको टेस्ट फेल हो गए और टाइपिंग टेस्ट फेल हो गए, तो आपके पास पोस्ट प्रायोरिटी है और आप उसकी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यानी आरआरबी उसको कंसीडर करेगा। तो इसमें घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है, इसके लिए आप स्वतंत्र रहिए। तो हमने किसका किसका जवाब दे दिया। मेडिकल डिटेल सिलेक्शन कैसे हो गया, डीबी लिस्ट में कैंडिडेट को जॉब से बाहर नहीं करता, इसका भी जवाब दे दिया। फर्स्ट ट्राई में मेडिकल फेल पे सेकंड मिलेगा, मुश्किल है लेकिन फिर भी ट्राई कीजिए, आपको लगता है तो। CBT 2 में 5 परीक्षा होगा, किसको देना चाहिए, तो मैं कहूँगा, हमेशा कहूँगा कि आप जिसमें 110% कॉन्फिडेंस है उसको पहले दीजिए, उसके भरोसा कीजिए। और एक गुप्त बात तो ज़रूर बताना पड़ेगा जो आपको नहीं पता होगा। जब आपकी CBT 2 अलग अलग होगी और इसकी पोस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से जब जॉब दिया जाएगा, तो ये नहीं सोच लीजिएगा, गलती से नहीं सोच लेना आप कि CBT 2 वाला को एक कैंडिडेट, मान लीजिए एक कैंडिडेट ने 100/100 नंबर ला लिया, तो ये कैंडिडेट ने 5 के 5 एग्ज़ाम दिया है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, 5 के 5 एग्ज़ाम दिया है, 2 लेवल का, 3 लेवल का, 4 का, 5 का, 6 का, सभी का दिया है और उसके 100 से 100 नंबर है, सभी का कटअप भी क्लियर कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभी पोस्टों के लिए रिजल्ट में शामिल होगा। ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में, यहाँ पे वो केवल उसी पोस्ट के लिए शामिल होगा जिसकी इसकी प्रायोरिटी सबसे पहले होगी, यानी इसकी चॉइस सबसे पहले होगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, चॉइस तो इम्पोर्टेंट है ही है। अगर चॉइस की आप एलिजिबिलिटी पूरा नहीं करते हैं तो आप CBT 2 में उस एग्ज़ाम को क्या कर दें, स्किप कर दें। ध्यान दीजिएगा, आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है तो मैं पहले ही बताया हूँ कि सबसे पहले जॉब रेलवे उसको देता है जो 100% फिट होता है। फिर ऐरे गैरे की बारी आती है। ऐरे गैरे कहे मतलब कि रूल ऐसा कहता है कि आपका रीमेडिकल होगा, रीमेडिकल के बाद आपकी फिर से आगे की एक क्लेम करने के लिए देगा, CPMC जो होता है आपका फाइनल मेडिकल होता है वहाँ पे देगा, डिविजनल मेडिकल के बाद, यानी आपको 3 मेडिकल का तो मौका मिलेगा। लेकिन इतना 3 मेडिकल करने में ना रेलवे के एग्ज़ाम में 3 साल भी लगते हैं। और 3 साल का एग्जाम्पल अगर नहीं देखना है तो कोई कैंडिडेट 1/2018 LP टेक्नीशियन का है तो पूछ लीजिए, या अगर नहीं पूछ सकते हैं तो वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए। अभी तक रीमेडिकल के रिजल्ट आ रहे हैं, उसके पैनल आ रहे हैं, और अभी से 2 महीने पहले तक रीमेडिकल हो रहा था 1/18 के वैकेंसी का, जबकि इनका एग्ज़ाम जनवरी-फरवरी में ख़त्म हो गया था 2019 में। आप समझ सकते हैं आपकी प्रोसेस क्या है, आपकी कंडीशन क्या है। तो मेरा सवाल यही है, एक लाइन में अगर इसको बाइंड अप करें सारी चीज़ें को, तो पोस्ट प्रायोरिटी आपको चेंज करने का जनरली मौका नहीं मिलता, एक्सेप्शनल केस को छोड़ के। वो आरआरबी का अधिकार है कि आपको चेंज करवा दे या न करवा दे, लेकिन जनरली नहीं मिलता। CBT 2 में 5 परीक्षा होगा, किसको देना चाहिए, तो मैं कहूँगा जिसमें आप 100% या 110% फिट हैं उसको दीजिए, बाकी की छोड़ दीजिए। ज़्यादा लालच में नहीं पड़िए। ऐसा ना कि आपने उसमें फिट नहीं है, आपने उसका एग्ज़ाम दे दिया और रिजल्ट होने के बाद आपको पछताना पड़े। साइको टेस्ट के बाद अदर पोस्ट मिलेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी मेडिकल एग्जामिनेशन फेल होने पे सेकंड बाई लक मिलेगा, और जो 100% फिट होगा उसको पहले मिलेगा, और बाई लक मिलेगा तो 2 से 3 साल लगेगा, या हो सकता है और भी बहुत प्रोसेस हो। टाइपिंग टेस्ट फेल होने पे आपको पोस्ट मिलेगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, लेकिन अदर की एलिजिबिलिटी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। DB मेन लिस्ट में जो कभी किसी को बाहर नहीं किया गया है, जो DB के मेन लिस्ट में आता है कैंडिडेट, केवल उस कंडीशन में बाहर हो सकता है कि वो फुलफिल करने में कोई गलती रह गई हो, रेलवे की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तब ऐसा होता है, या बहुत बड़ा उलटफेर हो गया तब होता है। लेकिन DB से कोई बाहर नहीं आता, मेन लिस्ट से उनको जॉब देने के लिए DB में बुलाया जाता है। और मेडिकल एग्जामिनेशन में सिलेक्शन कैसे होता है तो आपको पता ही है कि हर पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट और उसका 50% वेटिंग में। इसलिए मेडिकल एग्जामिनेशन में जब पहुंचता है प्रोसेस
तो वहाँ के बाद ऑप्शन ख़त्म हो जाता है कि नीचे की पोस्ट मिलेगा या नहीं। उम्मीद है सारा चीज़ समझाने के मैं कोशिश किया हूँ, वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो चैनल तो ही है कमेंट करने के लिए, और आप कहते ही है कि हमारे पास खाली टाइम है, तो मैं खाली टाइम का यूटिलाइज किसी जन सेवा के रूप में कर लूँ तो अच्छी बात है। थैंक यू, धन्यवाद।